Hello students, welcome to your computer class once again. How are you? I hope you must be fine. Stay home, stay safe. Now, our chapter number 4 is over. Now, before starting chapter number 5, there is some concept of object-oriented programming. Means in chapter number 5 they are using some concept of class and object. तो उसको यूज करने से पहले मतलब एज सच आपके में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में नहीं है, मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज किया गया है. तो कैसे यूज किया गया है उसको यूज करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. So, between chapter number 4 and chapter number 5, some additional topic means something about the object-oriented one, that topic. Now, what is the programming paradigm? Means जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके पीछे नहीं, बनाने का तरीका, द वे ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग पैराडाइम. किस तरीके से बनाते हैं उस तरीके को बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम. ठीक है, दो तरीके होते हैं मेजर. फर्स्ट वन इज द प्रोसीजरल एंड सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. What is the procedural one? Procedure function. ये means procedural programming में जो मेजर बेसिक चीज होती है ना, वो होती है कि किसी भी वर्क को आप कैसे करेंगे. Steps means this function is doing this work, this function is doing this work. फंक्शन बना हर वर्क का फंक्शन बना कर आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो सबसे मेजर चीज होती है वो होता है प्रोसीजर. मीन्स हाउ यू विल डू दैट. जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता वो होता है डेटा. मीन्स डेटा इज ओपन. मीन्स एनीवन कैन एक्सेस द डेटा, एनीवन कैन चेंज द डेटा. डेटा इज नॉट सिक्योर इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्योंकि उसमें डेटा पर ध्यान दिया नहीं जाता. उस चीज में इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे करना है, किस डेटा पे करना है, कौन एक्सेस कर रहा है, कौन एक्सेस नहीं करने पाए, कैसे नहीं करने पाए, इस चीज पर कोई ध्यान नहीं होता. प्रोसीजर पर डेटा इज ओपन. द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज डेटा इज ओपन. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. What is the object-oriented programming? Basically, object-oriented program is based on the word that is called the object. What is object? Object is runtime entity. Runtime entity means anything in the real world that you can see, that is called the object. मीन्स आप, मैं, कुर्सी, मेज, फैन, जितनी भी चीजें दिख रही है सबका सब ऑब्जेक्ट है. ठीक है. व्हाट इज द क्लास? क्लास इज ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. देखिए, ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी. जितनी चीजें दिख रही हैं सबका सब ऑब्जेक्ट है. ठीक है. क्लास कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा. यू कैन से क्लास इज अ ब्लूप्रिंट जो डिफाइन करती है कि अगर ऑब्जेक्ट बना तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए. और जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो रन टाइम एंटिटी उस ऑब्जेक्ट में क्लास में जो डिफाइन की गई है वो सारी चीजें अवेलेबल होती है. हर सारी चीजों की अपनी अपनी वैल्यू अवेलेबल होती है. For example, create a class
of the human being. बेसिकली क्लास में दो चीजें होती हैं, डेटा और फंक्शन. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट जो डिफाइन करता है कि अगर इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना तो उसमें ये डेटा होनी चाहिए और ये फंक्शन वो परफॉर्म करेगा. लेट्स टेक एग्जांपल, अगर ह्यूमन बीइंग की क्लास हुई तो डेटा यानी उसको डिफाइन करने वाले डेटा क्या क्या होने चाहिए. सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, हाइट होगी, वेट होगा, मदर टंग होगा, फूड हैबिट होगी, स्किन कलर होगा, आई कलर होगा, स्किन कलर, आई कलर एंड सो ऑन. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो ही गई, मदर टंग हो ही गई. So many things which define a human being. Okay? उसके बाद फंक्शन क्या क्या कर सकता है ह्यूमन बीइंग. कैन वॉक, कैन टॉक, कैन मूव, कैन रन. अब हमने ह्यूमन बीइंग क्लास बनाई है विच डिफाइन अ ब्लूप्रिंट कि अगर ह्यूमन बीइंग बना तो उसमें ये डेटा होने चाहिए और ये फंक्शन वो परफॉर्म करेगा. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? रन टाइम एंटिटी. मतलब यहाँ पर क्या, आपको अपने आसपास जितने भी ह्यूमन बीइंग दिख रहे होंगे, दे ऑल आर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. हर ऑब्जेक्ट में यानी हर ह्यूमन बीइंग में ये जितने डेटा आपने डिफाइन कर रखे सबकी अपनी अपनी वैल्यू होगी. अपना अलग डेट ऑफ बर्थ होगा, अपनी अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, हाइट होगी, वेट होगी, मदर होगी, सबके पास अपना अपना रन टाइम एंटिटी है, डिफाइन किया है कि ये होना चाहिए. और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें उस सारे डेटा की अपनी अलग अलग वैल्यू होगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू हर डेटा की. और हर ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म द फंक्शन डिफाइंड इन द क्लास. गेटिंग? क्लास डिफाइन अ ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए और ये फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए. ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी. जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पास सारे डिफाइंड डेटा की अपनी वैल्यू होती है और सारे फंक्शन वो परफॉर्म करता है. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाते क्यों हैं? प्रोसीजर ओरिएंटेड में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी दैट इज डेटा इज ओपन, मीन्स डेटा इज नॉट सिक्योर. इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वी मेक द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में क्या है? दो चीजें होती हैं, डेटा और फंक्शन. इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं, जो हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होने ही चाहिए. फर्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन. एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग. What is this one? First one, encapsulation. Encapsulation का मतलब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपने डेटा और फंक्शन दोनों को एक साथ बाइंड कर दिया, दैट इज एनकैप्सुलेशन. जैसे कैप्सूल नहीं होता है, कैप्सूल में आपने दवा डाल दी तो एक कैप्सूल के अंदर डेटा और फंक्शन दोनों है. इस डेटा
पे अगर किसी के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है या काम किया जा सकता है तो थ्रू दिस फंक्शन ओनली। बाहर से इस डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। एनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग द डेटा और फंक्शन ऑल टुगेदर इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन। एक कैप्सूल में की तरह दोनों को एक साथ बाइंड कर दिया। डेटा पर अगर कोई काम हो सकता है तो थ्रू दिस फंक्शन ओनली, नॉट फ्रॉम आउटसाइड वन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका डेटा और फंक्शन एक साथ बाइंड हो गए, पर अब बाहर कुछ मिलेगा तभी तो हम उस पे काम करेंगे। सब कुछ अंदर है तो जब बाहर से काम कैसे करेंगे? बाहर हमें क्या मिलता है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट मीन्स हाइडिंग द लोअर लेवल डिटेल इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये फैन है, फैन इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट। अब हमें फैन चलाना है तो स्विच है, स्विच ऑन किया, फैन चल गया, स्विच ऑफ किया, फैन ऑफ हो गया। मतलब इस फैन पर काम करने के लिए हमें बाहर ये स्विच मिला हुआ है और हम इस फैन पे सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो काम करने के लिए स्विच बना हुआ है। हमें पता है स्विच ऑन करेंगे तो पंखा चल जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो पंखा बंद हो जाएगा। पीछे वो स्विच ऑन होने पर या स्विच ऑफ होने पर पीछे क्या काम हो रहा है, ये चीज हमसे हाइड है। सेम विथ दिस, फंक्शन क्या काम कर रहे हैं, बाहर हमें क्या मिलेगा? फंक्शन का नाम। अब हमें अगर फंक्शन जो काम कर रहे हैं वो काम करना हो तो हमने फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन उस डेटा पर उस काम को कराकर हमें रिजल्ट दे देंगे। पर फंक्शन क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज हमसे हाइड है। हम इस डेटा पर जो फंक्शन के थ्रू जो काम डिफाइन है उसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए आपकी एक क्यू है, एक एरे है। यस, एरे, क्लास 12, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट है। इस लिस्ट में प्रिंटर की लिस्ट है, वैल्यू डाल रहे हैं और प्रिंटर एक एक करके वैल्यू निकाल के प्रिंट कर रहा है, राइट। अब मान लीजिए दो वेरिएबल, एक डालने का, एक निकालने का, जिसको बोलते हैं फ्रंट। फ्रंट से डाल रहे हैं, रियर से निकाल रहे हैं। ठीक है। अब both the data are open, procedure oriented. Now the problem is here and how can we solve in the object oriented, right? Q है, just imagine एक नेटवर्क है, नेटवर्क पर एक प्रिंटर लगा हुआ है। नेटवर्क पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग अगर कुछ भी प्रिंट देना हो तो अपनी जगह पे बैठे बैठे प्रिंटिंग रिक्वेस्ट दे रहे हैं। प्रिंटिंग रिक्वेस्ट देने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, इस वेरिएबल वाली प्लेस पर अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं और इस वेरिएबल को बढ़ा दे रहे हैं। अब अगर सही से चला, ये हमारी लिस्ट की 0 पोजीशन, 1, 2, 3, 4, राइट। सबसे पहले फ्रंट की वैल्यू 0, प्रोसेस 1 ने एक्सेस की, उसने 0 पोजीशन पे अपनी रिक्वेस्ट डाली, फ्रंट को बढ़ा दिया। दूसरे प्रोसेस ने एक्सेस किया, इसको फ्रंट की वैल्यू 1 मिली, इसने फर्स्ट पोजीशन पे अपनी रिक्वेस्ट डाली, इसको बढ़ा दिया। प्रोसेस 3 ने एक्सेस किया, उसको वैल्यू 2 मिली, इसने 2 मिली, इसने सेकंड पोजीशन पे अपनी रिक्वेस्ट डाली और इसको बढ़ा दिया। नॉर्मल सिचुएशन। उसके बाद प्रिंटर ने प्रिंट करना शुरू किया तो रियर की वैल्यू 0 थी, रियर से लेके फ्रंट तक पहले 0 वाले को प्रिंट किया, फिर फर्स्ट वाले को प्रिंट किया, फिर सेकंड वाले को प्रिंट किया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम कब आएगी? द डेटा इज ओपन, इफ एनीवन कैन एक्सेस द डेटा विदाउट एनी चेकिंग, विदाउट एनी बाउंडेशन। नाउ प्रॉब्लम कब आएगी? When the queue is empty, the value of the front is 0, right? Process number 1, उसको प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट भेजनी है, उसने एक्सेस किया, डाल दिया, इसको 1 बढ़ा दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
ठीक है। प्रोसेस नंबर 2, उसको भी प्रिंटिंग रिक्वेस्ट भेजनी है, उसने एक्सेस किया। अब वो अपनी रिक्वेस्ट डाल रहा है, उसके बढ़ाने से पहले प्रोसेस नंबर 3 ने एक्सेस कर लिया। ठीक, प्रोसेस नंबर 3 ने एक्सेस कर लिया, उसको वैल्यू 1 ही मिली थी क्योंकि P2 बढ़ा नहीं पाया था। ठीक है, उसने इस वैल्यू को 1 मिला, उसने फर्स्ट वाली प्लेस पे अपनी रिक्वेस्ट डाली और वो बढ़ाने वाला था, तभी तीसरे प्रोसेस ने एक्सेस कर लिया, उसको भी वैल्यू 1 मिली। कोई बढ़ा नहीं पाया है, सब एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली और सबने इसको मिला के 2 कर दिया। अब प्रिंटर ने निकालना शुरू किया, तो पहले वो P1 को निकालेगा, फिर P4 को निकालेगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी, when data is open, anyone can access the data। मान लीजिए प्रोसेस P1 आया, मतलब P1, P2, P3, P4 सबका पड़ा हुआ है। एक प्रोसेस उस वक्त वैल्यू 4 है, एक प्रोसेस आया P5, उसने फ्रंट की वैल्यू देखी 4, उठी और इसको कर दिया 0। अब जब प्रिंटर प्रिंट करने चला तो उसको लिखा 0 से लेके 0 तक, यानी कुछ भी नहीं पड़ा है। प्रॉब्लम यहाँ कहाँ है? यहाँ है, डेटा इज ओपन, एनीवन कैन एक्सेस द डेटा, एनीवन कैन चेंज द डेटा। नाउ आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू क्लास बनाई प्रिंटर की, फ्रंट और रियर उसी में डाल दिया। डेटा है, नो वन कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम आउटसाइड वन, फ्रंट और रियर डाला और एक्सेस करने का, यानी इसे कहते हैं पॉप, ऐड फंक्शन बनाया और डिलीट फंक्शन बनाया, और बाहर क्या अवेलेबल करा दिया? बस ऐड फंक्शन। मतलब अब हमारा डेटा बाहर नहीं दिख रहा है। ऐड फंक्शन के थ्रू जिसको भी प्रिंटिंग के लिए डालना हो, जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये फंक्शन इस डेटा में चेंज कर रहा है, यानी बाहर से कोई दूसरा इस डेटा में चेंज नहीं कर सकता। यानी कोई चाहे भी तो अगर फ्रंट की वैल्यू 4 है और को 0 कर दे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेटा तो बाहर अवेलेबल है नहीं। डेटा के एक्सेस थ्रू फंक्शन के थ्रू हो रहा है, यानी उस डेटा पे वही काम हो सकता है जो उस फंक्शन में लिखा हो गया हो। न तो बाहर से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, न तो बाहर से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, और हम उस डेटा पर वही काम कर सकते हैं जिसके थ्रू जो इस फंक्शन में है, उसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते। सो डेटा इज सिक्योर। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस इज डेटा इज सिक्योर बिकॉज only the function defined in the object can access the data, can change the data. No outside one can access the data and change the data. So data is secure. अब इस चीज को अचीव करने का तरीका एनकैप्सुलेशन, डेटा और फंक्शन दोनों को एक साथ बाइंड कर दिया। बाहर हमें क्या मिलेगा? सिर्फ फंक्शन का नाम। एक्सेस भी तो करना है, पड़ा रहेगा तो किसी काम का, किस मतलब का, अगर हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे तो फंक्शन नाम अवेलेबल है, मतलब जिस फंक्शन में जिस काम के लिए लिखा गया है हम सिर्फ उसी काम को सिर्फ कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरा काम बाहर से नहीं। मतलब तो इस चीज को हाइडिंग द लोअर लेवल डिटेल, ओनली द एसेंशियल थिंग इज अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड द रिजल्ट इज डेटा इज सिक्योर, डेटा इज हाइड एंड डेटा इज सिक्योर। Once again, about the encapsulation, abstraction and data hiding. Encapsulation, binding of the data and function all together. Data और function दोनों को एक साथ binding को encapsulation बोलते हैं. Abstraction, abstraction means hiding the lower level detail. Means बाहर हमें क्या मिलता है? सिर्फ function. Only outer form, function का नाम. Means you can call the function only. और उस डेटा पर आप फंक्शन के थ्रू काम कर सकते हैं, लेकिन वही काम कर सकते हैं जो फंक्शन में लिखा हुआ है। और फंक्शन के जो कोड हैं कि हम चाहें ओके फंक्शन के कोड में चेंज कर देंगे तो जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा, तो फंक्शन के कोड भी आपसे हाइड है। आपके पास सिर्फ उस फंक्शन का नाम अवेलेबल है, यू कैन यूज द फंक्शन ओनली, यू कैन चेंज द फंक्शन बिकॉज द कोड इज हाइड फ्रॉम यू। द रिजल्ट इज द डेटा इज हाइड एंड डेटा Now, some terms related to the object-oriented.
inheritance, polymorphism, and modularity. What is inheritance? Inheritance means inherit the parent property. Means child class parent class की property को inherit करती है. This is the feature of reusability. For example, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि हर 2-3 साल बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन आता है, ठीक है. और व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? इज सिस्टम सॉफ्टवेयर which handle all the hardware of the computer system. So it's a thousands lines of program. तो हर साल वो लाइनें क्या फिर से लिखी जाती हैं? नहीं, एक बार लिखी गई है. नेक्स्ट टाइम नया वर्जन आना है, टेक द प्रीवियस वन, एड समथिंग, इट क्रिएट द न्यू वर्जन. तो जो हर नया वर्जन होता है वो पुराने वाले काम तो कर ही रहा होता है प्लस एडिशनल. दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस. मीन्स चाइल्ड क्लास अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट एंड प्लस इट्स ओन. चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है प्लस चाइल्ड की अपनी. इट मेक द न्यू क्लास, राइट. पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम डिफरेंट मीनिंग. मीन्स काम करने वाला तो एक ही है. डिपेंड ऑन द बेसिकली इट्स यू कैन से फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवर राइडिंग. कैन से वन नेम, फंक्शन का नाम एक ही है. जब आप उस पर पैरामीटर अलग अलग भेजते हैं तो वो अलग अलग काम करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एसी है, आपने रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर दो सेट किया, उसके बेस पर वो गर्मी में ठंडी हवा और ठंडी में गर्म हवा देता है. बेस्ड ऑन द पैरामीटर रिसीव द सेम एसी वर्क डिफरेंटली. सेम थिंग, फंक्शन नेम इज द सेम. पैरामीटर जो आप पास कर रहे हैं उस पैरामीटर के बेस पर वो अलग अलग तरीके से काम करता है. इस चीज को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. मॉड्युलैरिटी. मॉड्युलैरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ऑब्जेक्ट इज द इंडिविजुअल यूनिट. तो एक बड़ा सा प्रोग्राम है, उसको आप छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके ईच मॉड्यूल को सेपरेटली प्रिपेयर करके कंबाइन करके वो बड़ा वाला मॉड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द मॉड्युलैरिटी. मीन्स यू कैन divide the whole program into the small module and can prepare it separately. That is called the modularity. Okay. Now tomorrow we will take how we will declare a class in Python and how we will declare object. Just two things. After that we will shift to the next chapter. That is chapter number 5, file handling. In the file handling, they are using creating the object. So before the creating the object, you should know what is the object and what is the class. So they have added some page. That is the additional math, the concept of what is object, what is class, how can you create a class, how can you create the object. Okay? Okay. Thank you.